सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आप कितना खा रहे हो, महत्वपूर्ण क्या है कितना पचा रहे हो। अभी तो सर इतना ही दिख रहा है कि खाना कितना है, पचाना ये बाद में। यही तो खराब कर देगा ना, फिर बदहजमी हो जाएगी। ठीक है, जितना पढ़ रहे हो वो कितना उसको परिपक्व बनाते जा रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। वॉल्यूम पे काम नहीं करना है कि हमने कितना ज़्यादा पढ़ लिया, कितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ ली, कितनी ज़्यादा। तो यदि आप संख्या पे काम कर रहे हो, पेज पे काम कर रहे हो, आवर्स पे काम कर रहे हो, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना कि वो कहते हैं घंटों के हिसाब से हम पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है हमने एक किताब पढ़ ली, मैंने इस पर 4 किताब पढ़ ली। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा वो आपका कितना हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आपने उसे अपना कितना बना लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? डे बाय डे आप पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट वो आपका कितना हुआ। इसलिए अब ये कैसे होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी है इसके, रिवीजन से। 2 से 3 रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे, नए पढ़े हुए का आप पचा नहीं पाओगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो उसको रिवाइज करो, जैसे टाइम मिले रिवाइज करो, जैसे टाइम मिले रिवाइज करो। उसमें उस दिन कुछ नया मत पढ़ो, जब पुराना डाइजेस्ट हो जाए इसके बाद फिर नया पढ़ो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि केवल आप बस पढ़ रहे हैं। ज़्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा, शरीर पचा नहीं पाएगी, फिर आपकी बॉडी जो है। इसलिए पढ़ना भी है आपको, लेकिन साथ साथ उसको अपने साथ, क्योंकि मेन है कि आप जितना पढ़ रहे हो यदि अब उससे पूछ लेगा, उससे आ जाएगा, तो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये इस मानसिकता के साथ हमें पढ़ना है। बस ये मतलब बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक लेके चलना है। इसको हल्के में मत लेना कि बस केवल पढ़ रहे हो आप लोग और पढ़ के ही आप अपने आप को तनाव में लाके खड़ा कर रहे हो। क्योंकि ये आमतौर पे एक प्रवृत्ति होती है कि हमेशा नई किताब अच्छी लगती है, नए किताब के नए पेज अच्छे लगते हैं, 4 दिन बाद फिर वही किताब आपको, है ना। तो वो चीज़ वाली प्रवृत्ति को त्यागना है और नई किताब की जगह पे जो पढ़ रखा है उसी पे काम करना, उसी पे फोकस्ड रहना। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक है। देखो एटलीस्ट एक आपके पास और टास्क रहते हैं, जैसे ये वाले आंसर राइटिंग वाला कंटेंट ही है आपका। तो अब आंसर राइटिंग का जो कंटेंट हो रहा है इसमें आपको पता है कि इतने टॉपिक्स हमें करना है आने वाले समय पे, तो वो टॉपिक भी आप तैयार करते चले जाओ। उससे तो आपके सारे पेपर वाइज होते जा रहे हैं ना। जैसे अब आज रणनीतिक विनिवेश था, इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विनिवेश और निजीकरण, उसी पे आज आंसर राइटिंग करोगे। अब आपको चाहिए था कि विनिवेश और निजीकरण को अच्छे से आपको तैयार कर लेना चाहिए था। फिर कल का टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट से, फिर नेक्स्ट टॉपिक तीसरे सब्जेक्ट से, फिर अगला टॉपिक उससे अगले सब्जेक्ट से। तो जैसे ही टाइम मिला उस अगले वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, उसको लेकर सिनॉप्सिस बना लेना और अपने जो भी पढ़ रहे हो उसको सिनॉप्सिस में कन्वर्ट करते जाओ। एक ही चीज़ समझो दिमाग में, आने वाले 1 साल बाद यदि आपने इतने काम कर लिए, सारी एनसीईआरटी पढ़ ली, अज्यूम करिए यदि आपने काम करके बैठ गए, तो ये बड़ा कठिन टास्क है, इतना आसान नहीं है, बट जैसे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, यदि ये पूरे कर लिए गए सारे के सारे, तो एक बार सोचो कि क्या होगा आपके साथ। हम सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सारी एनसीईआरटी मतलब कुछ ओल्ड कुछ न्यू, 6 से लेकर 12 तक में, ठीक है। लगभग 40 से 45 एनसीईआरटी आपकी होंगी। यदि पूरी एनसीईआरटी रीड कर ले गए, पहला टास्क पूरा हो गया। दूसरा टास्क है क्लास के साथ साथ एक एडवांस बुक भी साथ साथ पढ़ते चले गए, दूसरा टास्क, ठीक है। तीसरा टास्क आपका क्या है, करंट अफेयर्स की मैगजीन रेगुलर 12 महीने में 12 प्रतियाँ होती हैं, ये पढ़ ले गए। 1 साल का करंट अफेयर्स इन डिटेल विद संपादकीय, उसमें लेख भी आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एक मैगजीन में 6 से 7 लेख होते हैं। सोचो कितना फर्टाइल ब्रेन बनेगा, ये आप कर ले गए। तो इससे क्या होगा 1 साल बाद, चूंकि एनसीईआरटी पढ़ी तो फाउंडेशन कैसा हो जाएगा, बहुत मजबूत। मजबूत नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपका फाउंडेशन, मजबूत हो गया। दूसरा, चूंकि आपने क्लास के साथ साथ अपनी बुक्स पढ़ी, तो क्या हो गया, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया एडवांस लेवल पे। तीसरा, आपने आंसर राइटिंग की रेगुलर, मैंने आपको बोल रखा है 1 क्वेश्चन डेली लिखना है आपको, तो आप 365 उत्तर लेखन कर चुके। मान लो 365 भी ज़्यादा हो गया, हम 300 भी लिखे, 300 नहीं तो 250 लिखा आपने, 250 पेज। आप एक उत्तर लेखन स्किल के साथ आ गए।
मॉक टेस्ट की बात चूंकि हमारी हुई है, तो मॉक टेस्ट में आपने मान लो तब तक में, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, सप्ताह के बाद 52 सप्ताह एक साल में पढ़ते हैं, आपने हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट लगाने की बात सोची, संडे टू संडे, तो कितने मॉक टेस्ट लगा लोगे? 30-35 भी लगा लिया आपने एक साल में। तो मॉक टेस्ट से क्वेश्चन देने की प्रवृत्ति का जो डर है वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एटलीस्ट जीरो हो जाएगा। एक टाइम बाद देखना, जब 20 से 30 मॉक टेस्ट आपके हो रहे होंगे, 20वें मॉक टेस्ट में आप देखना बहुत सहज महसूस करोगे। टेस्ट देना आपके लिए डर नहीं होगा, बल्कि एक एंजॉय के विषय बन जाएगा। बस उस प्रवृत्ति के साथ मॉक टेस्ट देते रहो, पूरे डेडिकेशन के साथ कि 2 घंटे पढ़ना है, मुझे देखना है, चीज़ों को जो समझ में आए उसे करना है। ये एक डर खत्म करने की चीज़ है। और लगातार लिखते लिखते, अब लिखने से डर खत्म हो जाएगा, तो लिखना, डर खत्म करना। पहले अंदर फोबिया बैठो, बहुत सारे लोग की हिम्मत ही नहीं कर पाते, वो लिख ही नहीं पाते, कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। अब ये डर खत्म हो जाएगा ना, जब एक बार आपका आने वाले 1 साल बाद लिखने का डर खत्म। अब इसका देखो जीता जागता एग्जाम्पल आपके क्लास में, जैसे ये हैं, प्रियंका जी हैं, या ये बैठी हुई हैं निशा जी हो गई, ये लोगों ने कितना टाइम हो गया लगातार इन्होंने लिखा है। आप देखोगे इनकी आंसर राइटिंग में ऐसी शुरुआती आंसर राइटिंग नहीं थी कि शुरुआत में ऐसी थी, ये इसी प्रोसेस में सीखा है। ऐसे कितने सारे नाम ऑनलाइन में हैं, मैंने कई नाम उस दिन लिए भी थे कि जिन लोगों ने बिल्कुल जीरो से सीखा यहाँ पे आंसर राइटिंग, और लिखते 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 अभी आने वाले 1 साल, मतलब 1 साल और कर रहा हूँ, 6 महीने बाद ये ओके हो जाएगी कंडीशन पूरी। मैगजीन इन्होंने रेगुलर पढ़ा, तो रेगुलर मैगजीन पढ़ने का रीज़न क्या हुआ? डे बाय डे करंट अफेयर्स प्लस फर्टाइल ब्रेन, आपको सोचना, देखना, समझना सब आ रहा है। सिलेबस के साथ साथ एडवांस बुक भी पढ़ी, तो क्या हो रहा? बुक भी कंप्लीट हो गई। कितनी बुक कंप्लीट हो गई आप लोगों की हर सब्जेक्ट में? सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट था शुरुआत में? पॉलिटी। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ा था? बुक क्लास हो गई हमारी, 121 क्लासें हुई थी पॉलिटी में। बुक कौन कौन सी थी? एक एम लक्ष्मीकांत, पूरी एक एम लक्ष्मीकांत, मतलब मैंने दिया था लॉन्ग टाइम के लिए, और साथ में एक सुभाष कश्यप की, दोनों पढ़ी हैं, एक आपकी हमारी संसद थी और एक वो थी, है ना, ये हो गया था। इसके बाद अगला सब्जेक्ट, उसी के साथ और 3 सब्जेक्ट चले थे कि इथिक्स भी चल रहा था। इथिक्स में बुक कौन सी थी? इथिक्स में लगभग 111 क्लासेस थी यहाँ पे, और बुक कौन सी थी? एक लेक्सिकॉन और सुब्बा राव। इसके बाद एक सब्जेक्ट और था नेक्स्ट सब्जेक्ट भारतीय समाज। भारतीय समाज की बुक राम आहूजा की बुक थी। इसके बाद एक एनसीईआरटी थी, क्लास 11th की और 12th की, जो सामाजिक विज्ञान को लेकर के हैं। इसके बाद अगला सब्जेक्ट सामाजिक न्याय था, उसमें बुक थी, अच्छा बुक नहीं थी उसमें, क्लासेस कितनी क्लासेस थी? लगभग 29-30 क्लासेस थी उसमें। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये पावर है, बता रहा हूँ, 1 साल बाद आपको पावर, ये चीज़ फील होगी कि आपने क्या किया, क्या हासिल किया, यदि आप रेगुलर भर बने रहे और साथ साथ डाइजेस्ट करते रहे उसको। बीच में गैप मिल जाएं, छुट्टियां मिल जाएं, जैसे अब ये तिथि त्यौहार की छुट्टियां जो होती हैं, बीच बीच में 1-2 गैप मैं भी देता हूं आप लोगों को, उसका काम क्या है? डाइजेस्ट करो। सिर्फ खा खा के सड़ जाएगा, नहीं तो फिर पेट में फिर अल्सर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? खाना है, पचाना है, खाना है, पचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके कई सब्जेक्ट हो चुके हैं। इकोनॉमी हो चुका है हमारा पूरा, आईआर हम ख़त्म करने की तरफ हैं। या आईआर इकोनॉमी में भी इन्होंने क्लास की लगभग 100 से ज़्यादा क्लासेज हुई हैं, प्लस आप लोगों को मैंने 2 किताबें बताई थी, एक रमेश सिंह की और परीक्षा वाड़ी की, वो पढ़ी आप लोगों ने। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ी, साइंस एंड टेक पढ़ा आप लोगों ने। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले हुई है ना, हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग हुई है, उसके साथ बुक भी मैंने आपको बताई थी। फिर इंडियन ज्योग्राफी आपकी हुई, वो भी उसकी विद मैपिंग और साथ में बुक, और साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विषय भी हो गया। मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट कैसे हो गए ये पता भी नहीं चला, और आपके 7-8 महीने की जर्नी पूरी हो जाती है। तो एटलीस्ट मेरा बस यही कहना है कि 1 साल बाद आप बहुत निखर के निकलोगे। आपको लगेगा कि मैं किताब भी पढ़ लिया, आंसर राइटिंग भी रेगुलर मैंने दिसंबर से शायद स्टार्ट करवाया था, नेक्स्ट जो फिर उसके बाद से चल ही रहा है, कि उससे पहले चालू स्टार्ट कब से स्टार्ट हुआ था? उत्तर लेखन, ये वाला जो अभी चल रहा है, ये तो मतलब बीच में थोड़ा सा ब्रेक करके सेकेंड टाइम चल रहा है ये। पहले 2 वॉल्यूम पहले हो चुके थे, फिर इसके बाद ये वाला तो मार्च का सेशन चल रहा है आंसर राइटिंग का। तो रेगुलर अभी तक कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो लिख ही डाले ना, है ना।
अब यही चीज़ मॉक टेस्ट के साथ हो जाएगी। मॉक टेस्ट समझ लीजिए बहुत नहीं देते, 90% बच्चा डरता है, नहीं देता, नहीं देना, उसे डायरेक्टली एग्ज़ाम हॉल पे जाएंगे वहीं 100-150 क्वेश्चन से जूझना है। यदि ये हम 40-45 बार जूझ लें तो सोचो चमत्कार। यही बेसिक्स हैं जो बेसिक्स सब नहीं कर रहे हैं, खासकर हिंदी माध्यम में तो और ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में एक प्रवृत्ति ये बन गई है कि कंटेंट पढ़िए, ख़त्म बात। ना कोई एनसीईआरटी पढ़ना चाहता पूरी की पूरी, ना कोई लिखना चाहता है, ना मॉक टेस्ट सब देना चाहते हैं। और यदि ये काम कर लिया जाए, सुधार डे बाय डे पे होने लग जाए, तो आपके अंदर के भय खत्म। अब इनमें से मॉक टेस्ट वाले दिन कौन नहीं आता? आपका क्या है, टेस्ट वाले दिन दोनों में नहीं मिले आप? क्यों, कुछ दिक्कत हो गई क्या? एक्चुअली दिक्कत वाली बात नहीं है, जो मैं काम करता हूँ ना उसे मतलब बंद कर दिया हमने कल से, क्योंकि दिक्कत है सर। क्या काम कर रहे थे? वही कहाँ पे? वो पिलखुआ में? लगातार ये समझ लो कि कल शाम को सोया मैं 1 घंटे के लिए, 3 टेस्ट नहीं हुआ। अब ट्यूशन वगैरह करूँगा, नहीं तो सर यहाँ पे पढ़ने से क्या हो रहा है, जब पढ़ने के बाद मैं लिख ही नहीं पाऊँ उसको या फिर रिवाइज ही नहीं कर पाऊँ तो फिर व्यर्थ है ना सर। उसको छापने से तो भी तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। कल एक स्टूडेंट और आए थे, वो मतलब उन्होंने भी कई कंपनियों में काम किया और बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी दिक्कतें। वो तो आज ही से मैंने कहा सितंबर में आना, नया सेशन चालू होगा, तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है जो आपकी प्रॉब्लम है ना, सिमिलर। देखो बहुत स्ट्रगल वाला काम आप लोगों, लेकिन 2 चीज़ें नहीं हो पाती हैं, 2 चीज़ें, 2 नहीं हो पाएगा। अभी मेरे पास में आपको छोड़ना ही पड़ेगा पूरी तरीके से। आपको देखो यूपीएससी में समर्पण बहुत ज़रूरी है, आप सब छोड़ छाड़ के आपको लगना पड़ेगा। सब कुछ चल रहा होगा, अब जैसे तिथि त्यौहार ही हैं, ये तो आएंगे, भारत जैसे देश में तो आते ही हैं तिथि त्यौहार। बैठ के जो भी हम कम्युनिकेट करें। फर्स्ट डे आए थे तो लिखना नहीं आ रहा था, 3-4 दिन लगातार लिखने का प्रयास किया, कहीं तक लिखा भी। हाँ लिखा, हाँ। और वहाँ पे चले गए तो उसके बाद में वही नेगेटिविटी माहौल आ गया। 3 दिन बाद मैं शाम को आया तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, पर मैंने छोड़ दिया, रिस्क लेना पड़ेगा, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, बंदाजी से सीखूंगा, ट्यूशन वगैरह कर लूँगा। अभी फाइनेंशियल आपकी पूरी दारोमदारी आप पे ही है, पूरी की पूरी। सर आप छोड़ो इन चीज़ से। पैसा देखो मायने रखता है, छोड़े कैसे, बिना पैसे के थोड़ा ना दुनिया चल सकती। सर त्याग तो करना पड़ता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे अच्छे एग्जांपल है, ये ममता जी का, ये खुद का सेल्फ बिजनेस छोड़ के आई हुई हैं, ठीक है, और बड़ी स्टोरीज हैं ऐसे बहुत सारे बच्चों की। फिर ये भी बोल रहे थे वो कि मतलब परमानेंट करो तो करो, ऐसे थोड़ी नहीं 3 दिन कर दिया, 4 दिन कर दिया। मैंने कि तुम दूसरा और कोई देख लो। मैंने एक ही काम करो, नहीं तो ये तो फिर हासिल नहीं हो तो पाएगा। कुछ भी कोई फायदा भी नहीं होता तो ठीक, और मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया होगा? एक दिया था। देखो 2 शब्द और फिर इसके बाद अभय जी थे, आप आशीष जी पक्का, आप थी, आप नहीं आए थे? हाँ उस दिन संडे को आए थे। संडे कौन नहीं था? सैटरडे को, हाँ कौन नहीं था इसमें? अब आप वो तो अभी कैजुअल अप्रोच में है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के साथ अलग समस्या है ना, जो ग्रेजुएशन शुरुआती दौर पर उनके साथ अलग प्रॉब्लम है, अलग आसमान है उनका। अभी उनका आसमान जो होता है ना, पहले हरा होता है, हम लोग का नीला हो चुका है। हरे आसमान में सब हरा हरा दिखाई देता है, ठीक है। कुछ लोगों का आसमान लाल भी हो जाता है, वो जब ज़्यादा जैसे 40 पार होंगे फिर लाल लाल दिखने लग जाएगा, इसलिए अभी नीला आसमान है। बट ये है कि काम करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना है। मतलब सबको, ऑनलाइन वाले जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सैटरडे के मॉक टेस्ट में सब जुड़ो, डरो मत। जैसा भी है मॉक टेस्ट धीरे धीरे देखो, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम इम्प्रूव मैं खुद करवा रहा हूँ। उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये हो जाएगा कि आने वाले समय में विद एक्सप्लेनेशन आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। हो सकता है कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन को त्रुटिपूर्ण भी रहें, तो भी आपको वो तो चलो लाजमी आपको एग्ज़ाम हॉल पे भी मिलेंगे, बट वो धीरे धीरे सुधार की दिशा में अभी मैं उन्हें और नए सिरे से आपका टाइप करवा रहा हूँ। लगभग हम चाहते हैं कि आप 30 से 40 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। सब लोग बिना मॉक टेस्ट, आपका सैटरडे को आपको 10 बजे उपस्थित हो जाना है। एग्ज़ाम इंडिया में आपका जो है आपका मैं लाइव भी आता हूँ उस टाइम पे, और आपके टेस्ट भी होता है, तो हर सैटरडे को होगा। इस सैटरडे भी ऑर्गेनाइज होगा, इस सैटरडे को लेकिन मैं रहूँगा नहीं आपके पास, इसलिए क्योंकि मेरी जो है कई जगह पे, मतलब जैसे अमृत महोत्सव मन रहा है ना, तो अमृत महोत्सव में कई जगह मुझे जाना है,
उत्तर प्रदेश से बाहर भी मतलब 2-3 स्टेट में है, आमंत्रण है, तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो ऐसे में मैं 13 को मतलब आप लोगों का टेस्ट उसी टाइम पे होगा जो निर्धारित समय होगा। आप कहोगे तो मैं लाइव भी हो जाऊँगा, जहाँ से भी रहूँगा, ये भी हो सकता है। बट आप लोग दे लेना, वही प्रोसेस है जो देने का तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट देना है मॉक टेस्ट, मतलब वो आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपका 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है गाज़ियाबाद में भी हमारे, ठीक है। तो गाज़ियाबाद में भी है, बट गाज़ियाबाद में चूँकि 11 को यदि हम क्लास लेंगे, अब ये चीज़ हम डिसाइड कर लेंगे शाम तक में आज कि हमें क्लास लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोगों को डिसाइड करना है। बीच में यदि गैप आता है ना, तो गैप में खुश हो, क्योंकि वो क्या करना है, पुराना पूरा फिर से रिवाइज करना। उन 2 दिन में उस पूरे पुराने को लेके बैठ जाना है कि अभी तक मैंने क्या हासिल किया, अभी तक मैंने क्या जीता, अभी तक मैंने क्या तैयार किया, उसे पूरी तरीके से छोड़ नहीं देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप बैठ के स्वमूल्यांकन करते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं दोबारा। समझ गए बात को? इसलिए आपको गैप जरूरी होते हैं, गैप करना ही करना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक जिसे कहते हैं, संडे का पूरा दिन रहता है, उसमें आप रिवीजन करो। और ये गैप मतलब रिवीजन डे, कंप्लीट रिवीजन डे, ये बना के रखना है। यदि अभी 2 दिन की छुट्टी हो रही है तो कंप्लीट रिवीजन पूरा उठाओ, किताबों को लेके सब रख लो। ये देखो, ये मेरा पढ़ा हुआ है, अब इसको एक बार बैठ के मैं रिवाइज करूँगा। बहुत टाइम नहीं लगता रिवीजन करने में। कितना टाइम लगता है लगभग, लमसम रिवीजन टाइम कितना होता है? आ जाओ रिवीजन करने में कितना समय, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है उसे रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? शॉर्ट नोट्स से तो हार्डली एक पूरा सब्जेक्ट भी आप 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ सकते हो, यदि आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो कर सकते हो। इसलिए बीच बीच के गैपेज जो होते हैं उसमें रिवाइज करना। और यदि लॉन्ग नोट्स भी हैं तो भी बहुत, मतलब ऐसा थोड़ा ना आप इतने मंदबुद्धि व्यक्ति थोड़ा ना हो। अभी एक मूवी आ रही है, देखना चाहिए आप लोगों को, रक्षाबंधन के दिन ही शायद रिलीज़ हो रही है क्या, कौन सी, लाल सिंह चड्ढा। अब सब लोग बाइकआउट कर रहे हैं वैसे आमिर खान के नाम से, बट एटलीस्ट उस मूवी को, मतलब वो एक रीमेक है हॉलीवुड मूवी का, जिसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है, जिस व्यक्ति की वो पूरी तरीके से पायरों से भी पैरालाइज होता है, मंदबुद्धि भी होता है, उसका आईक्यू लेवल भी कम होता है, लेकिन किस तरीके से बाद में वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, और उसकी पूरी एक स्टोरी दिखाई गई, कैसे वो अपनी लाइफ में एक बड़ा बिजनेसमैन भी बनता है, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। तो मतलब एक जैसे 3 इडियट टाइप में मूवी होती है ना, वो तो वैसी तो नहीं है ये, बट एक इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट है। तो आप इतने मंदबुद्धि नहीं हो, आप रिवीजन करना चालू कर दो, आपकी मंदबुद्धिता खत्म हो जाएगी किसी भी चीज़ में, किसी भी उसमें। तो जो भी पढ़ रहे हो इसको डाइजेस्ट करते हुए चलना है, उसके लिए रिवीजन टाइम आपको जो भी मिले चाहे उसको रिवाइज करो। इसके बाद घटना चक्र का टारगेट भी मैं शुरू करूँगा, और घटना चक्र का टारगेट दूंगा केवल और केवल 1 दिन के लिए। वो दिन रहेगा आपका वीक का ही दूंगा मैं, मतलब ज़्यादातर संडे वाला दिन जो आपका रहता है या सैटरडे वाला दिन आपका रहता है, 2 दिन का यूज करोगे। मैं चाहता हूँ जितनी घटना चक्र के वैल्यूम्स हैं आपके, वो सारे वैल्यूम्स आपको क्या करने हैं, एक बार कम से कम 1 टाइम पूरे के पूरे लगाने हैं। लगभग उसमें यदि सारे को मिला दें तो 50-60 हज़ार क्वेश्चन निकल के आएंगे। सारे लोक सेवा आयोग हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, सारे कंटेंट है, तो ये भी मैं करवाऊँगा आप लोगों से। पूरी घटना चक्र एक बार पढ़वाऊँगा ज़रूर, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। सिलेबस भी ख़त्म होगा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं होगा उससे, तो इसलिए वो भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वो भी मैं करवाऊँगा। बट अभी थोड़ा सा ये है कि मैं चाह रहा हूँ NCERT के साथ जुड़ जाओ। जैसे NCERT आपका ये है कि थोड़ा बहुत आगे पहुँचेगा। जैसे अभी नई NCERT मैंने कौन सी दी है, प्राचीन भारत का इतिहास बाई रोमिला थापर। अब वो NCERT पढ़ना आपको फील आएगा। फिर इसके बाद 11th की RS शर्मा पढ़ना, वो भी जब पढ़वाऊँगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी तक कितनी हो गई NCERT, कितनी हो गई? 3 कंप्लीट हो गई। बताओ, कर नहीं पाते तो आप, कल तो मैम ने एक NCERT यहीं बैठ के खत्म कर दिया 2-3 दिन। हाँ पॉसिबल है, 1 दिन का, हाँ पॉसिबल है, किया जा सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। एक दिन आएगा, आप देखना इस चीज़ को, बस आप फॉलो कर लो जो रूल्स मैंने बताए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि 1 दिन में एक किताब भी खत्म कर पाओगे, आएगा वो दिन, देखोगे खुद, और जुनून भी आएगा। क्यों? अब 3 खत्म करके एक कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन जब 45 खत्म करोगे, नहीं कर पाते लोग,
मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस में पता कर लेना, अपने नोन में पता कर लेना, यदि वो कर रहा होगा बात भर मानते रह गए, बीच में कभी रुके नहीं, आप 45 की 45 एनसीईआरटी खत्म करोगे। शुरू में लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं ना, उस तरीके से लग रहा है कि सब आसानी हो जाएगी। सर मुझे पहले पता नहीं थी, मैं तो पहले ज्योग्राफी कंप्लीट की फिर उसकी सॉरी पहले हिस्ट्री की फिर बात की लोगों तो आपको कैसे नहीं पता चला किस दुनिया में आप? नहीं नहीं जब मैंने पहले की थी हिस्ट्री तो अच्छा ठीक करिए। बाद में नहीं फिर अभी आपने नहीं किया? नहीं हो गई सर, एक बजे ठीक, पढ़ लो, मतलब सारी पढ़नी है बेटा, मतलब ये चीज़ ज़रूरी मस्ट है। जितना बताता जाऊँ उसको आंख मूंद करके बस आगे बढ़ते रहना है, भरोसा करना है बस। एक बार भरोसा करके देखो, 1 साल बाद मैंने आपको चेंज नहीं कर दिया। देखो मुझे नहीं पता आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको भी नहीं पता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट मैं आपके सिलेक्शन लायक आपको तैयार कर दूंगा। ठीक है, मेरा काम क्या है पता है? मेरा काम है कि स्ट्रक्चर बना देना आपके अंदर, इसके बाद उसके अंदर पेंटिंग करना। जो वाल होगी ना, वाल में किस कलर की पेंटिंग करते हो ये आपका काम होगा, वो आपके ऊपर भरा जाएगा। ठीक है, आप कौन सी सीनरी बनाते हो उसमें, ये आपकी जिम्मेदारी। मेरा काम है स्ट्रक्चर बना देना, आपका पहले फाउंडेशन क्रिएट करना और फिर एक बिल्डिंग बना के छोड़ देना। अब आपके ऊपर है, उसमें टाइल लगवा रहे हो, मोज़ेक लगवा रहे हो, छपाई करवा रहे हो, कौन सा कलर करवा रहे हो, आपके ऊपर है, पर मैं स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दूंगा। पूरे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा A to Z विद बुक। पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर होगा, पूरा सिलेबस विद बुक आप कवर करोगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम आंसर राइटिंग करोगे, मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट दोगे, और क्या है, बस इतना ही तो खेल है, इतना ही खेल है बस। और पूरे प्रीवियस ईयर पढ़वाऊंगा, जितने अभी तक प्रीवियस ईयर 1990 से लेके अब तक हुए हैं 2022 तक में लगभग 60,000 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपको टारगेट्स के माध्यम से ही मैं आपको देता जाऊंगा, और मैं चेक भी करूंगा। अभी जैसे एनसीईआरटी आप करो, मैंने पढ़ ली, मैं चेक करूंगा एनसीईआरटी। और जब मॉक टेस्ट, जैसे मैं घटना चक्र जब आपको दूंगा, मैं घटना चक्र अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि घटना चक्र देने का मतलब है जब आप वो कर लोगे, करने के बाद उसी का टेस्ट भी होगा आपका, वो क्वेश्चंस भी आपको सेम टू सेम डिक्टो उसी चैप्टर, जितने चैप्टर दूंगा उन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, ताकि आप कोई अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि यार देखो मैंने पढ़ा था और देखो मैंने इसको हल भी किया है। ठीक है, तो वो भी आपको करवाया जाएगा। तो बस भरोसा करके आगे चलते रहना है, बस रुकना नहीं है, कहीं पर भी रुकना मत, बस चलते रहना। नेट वाली बात बता रहे थे, कल 4 टीचरों का सिलेक्शन हुआ पीसीएस के लिए, हाँ, नेट को लेकर के ना, हाँ, तो नेट वगैरह तो अभी सब लोगों को अभी ये भी करवाएंगे आपका। एक दिन आएगा आप लोगों का कि आपके पास, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ आप ही की क्लास में से, चूँकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रुक जाते, आज मेरे कारण से बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने MBA कर डाला। मैं नहीं कह रहा हूँ वो डिग्री काम आएगी नहीं आएगी, कुछ भी होगा, बट आपने कुछ सीखा, वो रुक जाते BA करके, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चों को जो आए, और ये आज से नहीं कर रहा हूँ मैं, 6 साल पहले मैंने स्टार्ट की थी ये जर्नी, तो अभी से मैं बच्चों को बताता जा रहा हूँ कि यार रुको ना, नहीं है यहाँ पे नहीं रुकना। और आज उनके पास मल्टीपल जो है जॉब्स भी हैं, मल्टीपल उनके पास, उन्होंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, बाद में टीचिंग प्रोफेशन में भी आए हैं, कुछ ना कुछ वो बेहतर जगह पे हैं। तो मैं रोकूंगा नहीं आपको, इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ना सबको है, कुछ ना कुछ कर लो, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई वो साइड में चलता रहेगा और हो जाएगा। रेगुलर करो, जाओ भी, कॉलेज जाने के महत्व को कम मत समझो। मेरे बीएड में 2 से 12 में खड़े होने वाला बंद कर दो आप यहाँ पे। 12 नंबर है मेरे, तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा, तो मैं हाँ। गवर्नमेंट से करूँ या प्राइवेट से? गवर्नमेंट मिल जाएगा, गवर्नमेंट लो, पैसा कम, रेगुलर जाए, रेगुलर जाओ ना, कौन रोक रहा है आपको रेगुलर जाने से? तो फिर यहाँ कैसे करूं? क्लास का ऑनलाइन शाम, वो तो फिर एडजस्ट करो ना उस हिसाब से। देखो यदि रेगुलर कॉलेज जाने का मिल रहा है तो जाओ, ठीक है, कॉलेज का माहौल समझो, क्लास हो तो बिल्कुल करना है, ठीक है, सबको पढ़ना है, कोई नहीं रुकेगा। जिसको लग रहा हो कि भाई मैं पढ़ाई के लिए PG करना है, मेरे पास फीस नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे से बता देना, PG वगैरह की फ़ीस मैं आपकी जमा करा दूंगा, बट आपको करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन करो, कंप्लीट करो और
अपने आप को, मतलब एकेडमिक नहीं रोकना है। इसका महत्व अभी आने वाले समय पे आप सोचोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। बहुत सारे लोग सिविल में नहीं हो पाए तो टीचर ही बन गए, गवर्नमेंट टीचर बन गए। कहीं जाके मैं आपको सेटल्ड कराऊंगा, बट एटलीस्ट आप बस मानते जाओ, ये ना हो कि आपके पास कुछ है ही नहीं, खाली हाथ हो। ठीक है, नेट करके बहुत सारे लोग, आज नेट एक बार हो जाएगा ना आपका, इसके बाद आप जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आप एज अ लेक्चरर पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यूजीसी नेट भी सबको देना होगा, जितने लोग हैं जो दे सकते हैं प्रिपरेशन करके, उसको भी साथ में देना होगा। ट्राई करना, नेट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।